नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8 और पहली खबर हमारे चंद्रयान मिशन 3 से जुड़ी हुई जानकारी है। किस तरह से भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन आज अपने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। चंद्रयान अब चांद के और करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है और अब लैंडर विक्रम से अलग हो गया है। तो इसरो के मुताबिक 23 अगस्त को शाम 5:45 पर लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग की कोशिश की जाएगी और लैंडिंग के बाद लैंडर से जो 6 पहिए वाला रोवर है वो बाहर निकलेगा, जो एक चांद दिवस यानी धरती के 14 दिन वहीं पर प्रयोग करेगा। और इसके साथ ही एक और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की निगाहें अब इस बात पर भी टिकी होंगी कि भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 में किस तरह से मिशन पहले लैंड करेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से हमने कुछ देर पहले बात की। उन्होंने बताया कि ऐसी जानकारियां हमारे से सामने आई हैं जो पहले किसी ने नहीं दी थी। चंद्रयान 3 की ये विशेषता है कि सारी दुनिया इसको बड़ी उत्सुकता के साथ देख रही है, और वो इसलिए भी कि अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो यहाँ से जानकारी उपलब्ध होने वाली है, जो यहाँ से इनपुट्स उपलब्ध होने वाले, जो यहाँ से निष्कर्ष अथवा इन्फ्रेंसेस उपलब्ध होने वाले हैं, वो न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे बल्कि सारे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और ऐसे होंगे जो शायद पहले कभी किसी के जानकारी में नहीं आ पाए होंगे। और इसी प्रकार का इतिहास रहा भी है चंद्रयान का कि भले ही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बहुत देर से प्रारंभ हुई, जबकि तत्कालीन सोवियत यूनियन और अमेरिका चांद की धरती पर पैर रखने की सोच रहे थे, और 1969 में एक अमेरिकन नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धरती पर लैंड भी करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन हमारा चंद्रयान एक था जो वहाँ पर पानी के अस्तित्व की तस्वीरें लेकर के आया। और जी आप इस बात में को स्वीकार करेंगे कि हमारे यहाँ जो बार बार एक हमारी काल्पनिक दुनिया की बातें हुआ करती थी कि चांद पर लोग रहते होंगे, इस पर कहानियाँ लिखी जाती थी, साहित्य लिखा, कविता लिखी जाती थी। उस काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर वैज्ञानिक ढंग से देने की यदि प्रेरणा किसी ने पैदा की तो चंद्रयान ने की। तो अब अगली खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। 13 अगस्त से अब तक 74 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश के समर हिल इलाके में भी राहत बचाव का काम आज दिन भर चलता रहा। यहाँ से पिछले 2 दिनों में 13 शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। सोमवार को भारी बारिश के कारण 100 से ज़्यादा पुराना जो शिव मंदिर है वो क्षतिग्रस्त भी हुआ था यहाँ पर। और हमारे सहयोगी परिमल कुमार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ गम में डूबे हुए परिवारों से उन्होंने बात की। फिलहाल हमारे साथ वैसे कुछ परिवार हैं जिनके अपने शिव मंदिर में जो उस दिन वाकया हुआ सोमवार को, उसके बाद अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। उनकी खोज खबर लेने आए हैं। एनडीआरएफ और बाकी टीमें यहाँ पर काम जरूर कर रही हैं। यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपके भी कोई अपने हैं? हाँ, मेरे 2 परिवार हैं यहाँ पे किन्नौर से, एक शंकर नेगी और दूसरा अविनाश नेगी। इसी में? हाँ, इसी में। उस दिन पूजा करने आए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी 3-4 दिनों से हम लगातार ढूंढ रहे हैं। अभी तक 3-4 दिनों से लगातार आ पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। रियल मेरे बड़े भाई है, मेरा सक्का बंजा है जी। तो 4था दिन हो गया मिले नहीं। और ऐसे ही जिस दिन वाकया हुआ उसके बाद से रोज दिन आ पा रहे हैं? रोज दिन जी। हमारे भी छोटा ब्रदर है, ही वाज जस्ट 42 ईयर, लोकल हैबिटेंट है, यहीं के है। तो 4था दिन आज रेस्क्यू करते हो गया है। ये कह रहे हैं कि 21 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया है कि उनके कोई अपने दबे हो सकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। अभी इसमें 9 तो आइडेंटिफाइड है जो अभी मतलब हैं, मिसिंग हैं, जो यहाँ पे जो है। उसके अलावा जो है नोबडी नोज के कौन मंदिर में आ रहे जा रहे, उनका ही कोई कुमार। आप भी रोज दिन आ रहे होंगे सब दिन की? बिल्कुल बिल्कुल। 4था दिन है आज, रेस्क्यू करते 4था दिन हो गया। हमारा ब्रदर है, अभी डे नाइट लगे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं अभी। जो अब प्रयास तो जारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जारी लगे हैं, एनडीआरएफ वाले भी लगे हैं, लोकल हैबिटेंट वो भी सहयोग में लगे हैं। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आरोपों का जवाब दिया। कहा कि साथ मिलकर काम करने का समय है, ना कि आरोप प्रत्यारोप का। आज समय सब आपके साथ खड़े हो, इसलिए मैं कहूँगा समय आएगा जब हम इस आपदा से बाहर निकलेंगे, तब आप डिटेल्ड रिपोर्ट एक लाइए
कि क्या कारण रहे, क्यों इतना नुकसान हो पाया, राहत कार्यों में क्यों देरी हो पाई, इनसे के ऊपर आप बाद में डिटेल रिपोर्ट लाइए। लेकिन आज तो पूरी सरकार का काम होना चाहिए मदद करने के लिए, ना कि अलग अलग मंत्री अलग अलग सुरों में बोलें और किसी और के ऊपर आरोप लगाएं। ऋषिकेश के राम झूला पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। कहा जा रहा है कि तेज बारिश के बाद गंगा के तेज बहाव की वजह से पुल की नींव में दरार आ गई है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से एसडीएम के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक दरार का पता नहीं लग जाता तब तक किसी तरह की आवाजाही इस पुल पर नहीं होगी। देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने 4 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। 18 अगस्त को छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 17-18 अगस्त को उड़ीसा में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का 18 अगस्त के लिए अलर्ट है। प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में बारिश की संभावना है। बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में भी बारिश की संभावना है। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़े 2 रिफॉर्म्स की घोषणा की है। 52 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शंस बंद किए हैं। सिम डीलर्स का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया है। संचार साथी पोर्टल लॉन्च होने के बाद मोबाइल कनेक्शन बंद। 67,000 मोबाइल डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया है। सभी सिम डीलर्स का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं। चोरी किए गए 17,000 मोबाइल भी ब्लॉक किए गए हैं। 36,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। जो भी डीलर बनेगा उसका वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। उन सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। बल्क कनेक्शन का सिस्टम डिसकंटिन्यू करेंगे, उसकी जगह प्रॉपर बिजनेस कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसमें कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी इवेंट के लिए अगर बड़ा कोई लेना चाहता है तो उसका एक प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो बिजनेस है तो उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, उसका आईटी रजिस्ट्रेशन होगा। और अब बात राजनीति की। राजस्थान में बीजेपी ने साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रबंध समिति समेत 2 समितियों का ऐलान किया। खास बात यह रही कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी गायब है। अब इस पर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। आइए सुनते हैं कि बीजेपी की नेता का इस पर सफाई प्रहलाद जोशी ने क्या कहा। वसुंधरा राजे जी की भूमिका क्योंकि इन 2 कमेटियों में कहीं नजर नहीं आई। वसुंधरा राजे हमारा बहुत ही वरिष्ठ लीडर है और मुझे विश्वास है, और हम तो ऑलरेडी उनको तो अभी अब कई प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व किए हैं और आगे भी हम इन्वॉल्व करते रहेंगे। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार आज से महाराष्ट्र में स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत शरद पवार ने आज बीड में रैली करके की। बीड से धनंजय मुंडे विधायक हैं जो अब अजीत पवार खेमे में हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। ये रैली ऐसे समय में हुई जब शरद पवार के परिवार के आपसी रिश्तों को लेकर एनसीपी की सहयोगी पार्टियां असमंजस में हैं। आज भी बीड में अजीत पवार के खेमे की तरफ से शरद पवार के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उनसे अजीत पवार को आशीर्वाद देने की अपील की गई है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा है कि शरद पवार को किसी ऑफर की बात है, कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने जो कहा है उसका उत्तर कांग्रेस के पास ही होगा। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा, कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता नहीं। कांग्रेस ने जो सवाल किए हैं
उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है, तो आई कांट कमेंट ऑन समथिंग व्हिच इज हाइपोथेटिकल एंड आई डोंट नो। आज राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे हुए हैं। लेह हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस साल राहुल 2 बार जम्मू कश्मीर जा चुके हैं। लेह में उनकी ये पहली यात्रा है। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। पूछा है, उम्र कैद है तो 14 साल में कैसे निकल गए? बाकी दोषियों को रिहाई की राहत क्यों नहीं है? सिलेक्टिवली इन दोषियों को पॉलिसी का लाभ क्यों नहीं? दोषियों को जेल एडवाइजरी कमेटी किस आधार पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवाइजरी कमेटी का ब्यौरा दीजिए। गोधरा अदालत ने ट्रायल नहीं हुआ किया तो उससे राय क्यों नहीं मांगी गई? और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 15 साल के शोध के बाद किस तरह से आईआईटी ने बनाई है हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। मलेशिया में एक प्राइवेट प्लेन क्रैश होने से 10 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा लैंडिंग के दौरान एल्मीना टाउनशिप के नज़दीक हुआ है। प्लेन में 2 क्रू मेंबर और 6 यात्री सवार थे। हादसे में सड़क से गुजर रहे 2 लोगों की भी मौत हो गई। ये 2 लोग कार और बाइक पर सवार थे। जब ये प्लेन हाईवे पर लैंड करने लगा और उसी दौरान बाइक और कार से टकरा गया। कहा जा रहा है कि हादसे से कुछ देर पहले प्लेन का एक एयर कंट्रोलर से संपर्क टूट गया था। प्लेन में कोई संपर्क न होने पर 2:51 पर क्रैश साइट से धुआं उठता दिखाई दिया है। भारत ने 15 साल की रिसर्च के बाद आखिरकार दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इस बुलेट प्रूफ की खासियत यह है कि ये स्नाइपर के 6 शॉट्स भी झेल सकती है। आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के सहयोग से तैयार इस बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में देखिए खास रिपोर्ट। अब इन दोनों बुलेट प्रूफ जैकेट को देखिए। पहले में स्नाइपर राइफल की 6 गोलियां लगी हैं, फिर भी ये जैकेट को भेद नहीं सकी है। दूसरी बुलेट प्रूफ जैकेट को AK-47 की 8 गोलियां लगी हैं, जो इसे भेद नहीं सकी। जबकि स्नाइपर गोली के लिए बनी जैकेट महज 9.5 किलोग्राम की है और AK-47 के लिए बनी जैकेट 8.2 किलोग्राम की है। धीरे धीरे करके एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे 25 एमटेक स्टूडेंट उन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए काम किया है और 12 PhD स्टूडेंट्स ने काम किया है, जिसमें से कि 4-5 तो अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी दिलचस्पी ये भी देखने में थी कि आखिरकार इन बुलेट प्रूफ जैकेट को टेस्ट कैसे किया गया है। हम IIT के आर्मर टेस्टिंग लैब में पहुंचे। यहाँ एक सिंगल स्टेज गैस गन रखी हुई थी। ये हर तरह की जैकेट को बारूद से नहीं बल्कि गैस से बुलेट फायर करके टेस्ट करती है। हम गैस प्रेशर से फायर कर रहे हैं। अच्छा। इस सिस्टम में हाई प्रेशर गैस रहेगा, उसी से हम इस पूरे सैबो को फायर करेंगे जिसके आगे बुलेट लगा है। तो यहाँ पे इस पोजीशन में यहाँ भी एक इंडिजनाइजेशन है। ये 200 यूरो का प्रोडक्ट है। फिर हमें हाई स्पीड कैमरे की ये फुटेज दिखाई गई जिसमें गोली बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद नहीं पाती है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को BIS की मंजूरी मिल चुकी है। IIT ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ये बुलेट प्रूफ जैकेट सैनिकों की जान बचाने की कोशिश में अहम भूमिका निभाएगी। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और इस खबर के साथ न्यूज़ 8 में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।